नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दादरी से कांग्रेस प्रत्याशी जो है मनीषा सांगवान की, क्योंकि अब से पहले आपने कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सुने होंगे जिसमें बार बार इस बात को लेकर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पैसे का इस्तेमाल करती है, बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, बीजेपी हर बार वोटरों को लुभाने के लिए प्रयास करती है, पैसे देकर वोटरों को खरीदती है, पैसे के दम पर बीजेपी सारा काम करती है। लेकिन अब जो ऑडियो सामने आया है उससे कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है, उससे कांग्रेस पार्टी की पोल खुल गई है, क्योंकि मनीषा सांगवान एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। वो कह रही है कि मैंने पैसे दिए थे, व्यापारी ने इस बात से इनकार कर दिया और ये मामला अब पुलिस के पास चला गया। हालांकि इसमें अब समझौता जरूर हो गया है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, पहले कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी पैसे के दम पे चुनाव जीतती है। क्या मनीषा सांगवान को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है? क्या उनकी पोल खुल गई है? कई बार राजनीति में दाव उल्टे पड़ जाते हैं और इसी प्रकार का यह दाव भी उल्टा कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ा। कौन पार्टी ऐसी है जहां चुनाव खिंचा हुआ होता है, बड़ा कांटे का मुकाबला होता है, कि वहां प्रत्याशी या पार्टी शाम दाम दंड भेद ना अपनाती हो? हर पार्टी अपनाती है, हर प्रत्याशी अपनाता है। और ये सर्वविदित है कि दादरी का चुनाव काफी क्लोज मार्जिन का चुनाव था, बहुत कम अंतर से मनीषा सांगवान चुनाव हारी हैं। तो इसमें जब चुनाव की तारीख जो नज़दीक आती है तो मार्केट के अंदर जो थोड़ा सा ठीक ठाक रसूख वाले लोग होते हैं, अनेक संगठन उस समय पे नए नए नाम से जन्म ले लेते हैं और उनका भी ये हो जाता है कि किसी न किसी प्रत्याशी को बलि का बकरा बनाया जाए। उसी प्रकार से उनके जाल में मनीषा सांगवान जी फंसी और 10 लाख रुपए जैसा वो ऑडियो के अंदर हम कह रहे हैं, हम उसकी ये पुष्टि नहीं करते कि वो ओरिजिनल है या उससे कोई छेड़छाड़ उस ऑडियो से की गई है। लेकिन जैसा हमने सुना और सोशल मीडिया पे जो खबरें तैर रही हैं उनमें तो सीधा सा ये निकल करके आ रहा है कि मनीषा सांगवान जी ने अपना चुनाव जीतने के लिए धन का, पैसे का प्रयोग करने की उन्होंने सोची, लेकिन जिस काम के लिए उन्होंने पैसे दिए थे उनके इच्छानुसार वहाँ मत नहीं मिले। वो साफ साफ उस ऑडियो के अंदर कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि आपकी लिस्ट भी झूठी थी और आपने भी झूठ बोला और जहाँ जहाँ आप वोट कर रहे थे कि वहाँ मेरी इतनी वोट आई नहीं। हालांकि सामने वाला दूसरा विरोधी जो पक्ष उनका है वो कह रहा है कि मैंने वोट के लिए मेहनत तो की ही है। तो दाड़ में कुछ न कुछ काला है, बिल्कुल कुछ न कुछ काला अवश्य है। तो सब जहां पैसे की बात आई वहीं दूसरी तरफ जो व्यापारी है सुनील, फर्नीचर का उसका कारोबार है, उसने एक सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया है कि भाई कुछ गुंडे मेरी दुकान में आते हैं, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं, मुझे पिस्तौल दिखाते हैं, कहते हैं कि पैसे दे दो। तो क्या हम ये मान लें कि उनकी प्रवृत्ति भी किस गुंडागर्दी की जैसी प्रवृत्ति है मनीषा सांगवान की? ना इस टाइप की तो देखो, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कुछ गुंडे उन्होंने भेजे हों, क्योंकि ना तो आज मनीषा सांगवान की पार्टी सत्ता में हरियाणा प्रदेश के अंदर है, नई नई सरकार बीजेपी की बनी है, क्योंकि तो आरोप लगाए गए हैं उसकी आरोप उन्होंने जरूर लगाए। अगर 2-4 आदमी पैसे के बारे में बातचीत भी करने गए होंगे तो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दे दी कि यही आदमी मेरे घर पे आए। ये एक मानसिक दबाव बनाने के भी प्रयास होते हैं दोनों पक्षों की तरफ से कि उसको कटघरे में कैसे खड़ा किया जाए या अपने ऊपर लगे आरोपों को किस प्रकार से झुठलाया जाए। तो अगर कोई आदमी वैसे भी उनसे बातचीत करने गया होगा तो उनके भी सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जो आदमी उनमें गए हैं जो कह रहे हैं कि हमलावर के रूप में आए थे, तो इस प्रकार के तो ना उनके आदमी को हथियार दिखाई दे रहे हैं ना कुछ और। हो सकता है कि बातचीत करने ही गए हों, लेकिन जब उसके खिलाफ उसने ये आरोप लगा दिया तो कहीं न कहीं अपनी मजबूती भी आदमी मानता है। तो उन्होंने जो पुलिस को रिपोर्ट दी है उसके अंदर ये उसने लिखवाया है कि मेरे फर्नीचर हाउस पे कुछ असामाजिक तत्व उन्होंने भेजे हैं और मेरे को ऊपर दबाव बनाने की अनावश्यक उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ना मैंने पैसे लिए और ना मेरे पास पैसे देने के लिए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चुनाव में बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि बीजेपी पैसों का इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी वोटरों को खरीद रही है, तो क्या ये पूरा मामला सामने आने के बाद क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या उदय भान की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस मामले पर आगे सफाई दें? जब इस ढाल का पेचीदा मामला फंस जाता है ना, कोई आगे नहीं आता।
ये मनीषा सांगवान की ऑडियो जब से वायरल हुए हैं तो बहुत से कांग्रेस के लीडर तो इसलिए भी डरे हुए कहीं के मीडिया के लोग तुमसे ये प्रश्न ना पूछ लें। वो ना तो इस चीज का विरोध कर सकते, ना इसका ये कह सकते कि मनीषा सांगवान ने पैसे दिए हैं, या ये नहीं कह सकते कि नहीं दिए, क्योंकि मनीषा सांगवान तो दावा कर रही है कि मैंने पैसे दिए हैं। अगर उसके बारे में कहेंगे तो पार्टी अपने आप एक्सपोज हो जाएगी, और जो नेता इस प्रकार का बयान देगा वो एक्सपोज हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि सांप के मुंह में छछूंदर, तो इस प्रकार का ये सीन है। कोई कांग्रेस का लीडर मेरे सामने तो नहीं आएगा जिससे आप बात करोगे वो एक ही बात कहेंगे कि वह उनका ये निजी मामला है और वो अपने वही पक्ष रखें तो अच्छा है। सर, अब इस मामले में जिस तरीके से कल गांव वालों की बैठक हुई, पंचायत हुई है, उसमें जो व्यापारी ने कहा कि मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं, तो क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया है, दबाव डाला गया है? देखो, दबाव तो नहीं, क्या होता है आखिर में हमारा जो जिस प्रदेश के अंदर हम रह रहे हैं ना, यहाँ एक सिस्टम है, जब दो पक्षों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है वो ज्यादा तूल ना पकड़े, तो इसलिए हमारे जो कई सामाजिक संगठन हैं या समाज में हमारी जिस प्रकार की परंपरा से चली आ रही है कि 10 बुजुर्ग बैठ करके दोनों पक्षों के बैठ के कोई रास्ता निकालते हैं, अगर वो रास्ता इस प्रकार का उन्होंने कोई निकाला होगा, दोनों पक्षों की उसके ऊपर सहमति बनी होगी, तो उन्होंने विड्रा की होगी अपनी जो पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, तो उसके ऊपर तो कहीं न कहीं सहमति की मोहर शिकायतकर्ता ने भी लगाई और मनीषा सांगवान ने भी लगाई, तभी जाकर के सुलह हो सकती है। एक पक्ष से तो सुलह होगी नहीं। क्या हम ये मान सकते हैं कि तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनाव के वक्त पैसे का इस्तेमाल करती हैं, वोटों को खरीदने का प्रयास करती हैं, चाहे कामयाब हो या ना हो? देखो, पैसा तो जो लिमिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तय करता है कि विधायक के लिए आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो, एमपी के लिए आप इतना कर सकते हो, उस पैसे में राजनीतिक पार्टियों का प्रत्याशी शायद ही कोई होगा कि उस बजट के अंदर रह करके उसका खर्च में काम चले। सबका खर्चा एक्स्ट्रा होता है और कई सीटें तो ऐसी होती हैं कि अगर उनका पूरा सिस्टम जोड़ लिया जाए तो कई कई करोड़ के चुनाव होते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कई हॉट सीट थी, वहां के प्रत्याशी 5-5 साल से लगे हुए थे, कहीं के उनका उद्देश्य तो विधायक बनना ही था। जिस प्रकार के गिफ्ट दिए गए समाज सेवा के नाम पर, किसी को कपड़े दिए गए, किसी को दीवार घड़ी दी गई, तो सिस्टम तो ये वही है। और जब जहां चुनाव ज्यादा खिंच जाता है कि मात्र चंद हजारों या सैकड़ों की जहां जीत होती है, वहां नगद का वोट के हिसाब से भी पैसा चलता है, बोलियां चढ़ती हैं। पता हिंदुस्तान के सारे सिस्टम को भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून तो सबूत मांगता है। ये सबूत के लिए कौन आदमी क्या करे? अब ये मामला निकल करके आया, अगर मनीषा जी चुनाव जीत जाती तो इस चीज की भी चर्चा नहीं चलती, तो सारे के सारे आदमी चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी भी खुश था, और जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही है कि पैसों का, वो आदमी को भी वो बुलाना वो नहीं देती कि वह तूने मेरी मदद नहीं की, अगर उनके बूथों के ऊपर ठीक ठाक वोट मिल जाती तो ये चीजें चलती हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव जीतने के लिए जी जान लगाती हैं, उसके अंदर ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है चुनाव के अंदर, और ये चीजें चलती हैं। पब्लिक को भी पता है, सबको पता है, लेकिन स्पष्ट रूप से ज्यादा से सबूत इसके बारे में कोई किसी को पेश करता नहीं है। साहब, क्या जब चुनाव होते हैं, क्या चुनाव आयोग को भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है? क्योंकि जिस तरीके से बाद में जो ऑडियो वीडियो निकल कर सामने आते हैं पैसों के, तो क्या चुनाव आयोग को सोचने मजबूर होना चाहिए कि भी कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की? चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। आज इस प्रकार से ये ऑडियो वायरल हुई है, चाहे भले ही कोई शिकायत करता है इलेक्शन कमीशन में, इस शिकायत को ना भेजे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का सिस्टम तो नीचे तक है, उनके थ्रू पूरी रिपोर्ट मंगा करके कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन ने भी ये फैसला लेना चाहिए कि जो प्रत्याशी जिसके ऊपर आरोप तय हो जाते हैं इस प्रकार के कि इस प्रकार का खेल उन्होंने चुनाव में किया है, तो ऐसे प्रत्याशियों को तो बैन करना चाहिए, तब जाकर के सुधार होगा। एक मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे हिंदुस्तान के, टी.एन. शेषन, बड़े फेमस हुए थे अपने जमाने के अंदर, तो उनके ऊपर तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, और उनको मैंने साक्षात रूप से उनका भाषण सुनने का मौका मिला था। महम चौबीसी के चबूतरे पर महम चौबीसी सरोखा पंचायत ने उनको आमंत्रित किया था बतौर चीफ गेस्ट। उसमें सोमपाल शास्त्री जी थे, किरण बेदी को बुलाया गया था, हालांकि किरण बेदी जी उस समय नहीं आ पाई थी, और जो मुख्य अतिथि थे वो टी.एन. शेषन जी थे। और बड़े सुधार, जो पहचान पत्र हमारा बना हुआ है ना, वोटर कार्ड, वो वोटर कार्ड भी टी.एन. शेषन ने भारतवासियों को, हर नाग वोटर को दिया था कि भाई बोगस वोट ताकि इससे रोक सकें। और उसके जो पहल इस प्रकार की इलेक्शन कमीशन ने उस समय पे की थी, उसी प्रकार की एक पाक साफ प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा सख्ती भरा रवैया ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप तय हो जाए या जिनकी शिकायत आए,
अगर कार्रवाई करे तो एक अच्छा सिस्टम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता ने शिकायत जरूर वापस ले ली, लेकिन आरोप लगे हैं, आरोप बड़े ही गंभीर हैं। चुनाव में पैसों का जो खेल है उसकी पोल जो है वो खुलती हुई नजर आई है, लेकिन यहां पर संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की पोल जो है वो अवश्य ही खुल गई है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।